बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस रिसर्च मेथड्स में हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह आप रिसर्च पेपर या थीसिस या आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। उसी तरह हम एक रिसर्च पेपर लेके तो उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे एक लिटरेचर रिव्यू हम लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। उसकी डेफिनेशन थी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सूटेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस रिसर्चेस फॉर योर रिसर्च। जब आप प्रीवियस रिसर्चेस से कोई सूटेबल इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आपका पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। आपको एक समरी कह लें कि रिसर्च पेपर या थीसिस या आर्टिकल जो प्रीवियस आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसमें से अपनी रिसर्च के लिए आप जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपके पास क्या होता है? लिटरेचर का रिव्यू होता है। इसके फंक्शन बताए थे कि इससे क्या हमें होता है, क्या पता चलता है? ब्रिंग क्लैरिटी एंड फोकस टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मजीद आपको क्लैरिटी हो जाती है और आपका फोकस उसके ऊपर बढ़ जाता है। इम्प्रूव योर रिसर्च मेथडोलॉजी। उससे क्योंकि प्रीवियस रिसर्च से आप डिफरेंट मेथडोलॉजी जो है वो देखते हैं, उनमें किस तरह यूज़ की होती है, तो आप उनसे देख के अपनी मेथोडोलॉजी सेट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा। उसके बाद है ब्रॉडन योर नॉलेज बेस इन योर रिसर्च एरिया। आपका जो रिसर्च एरिया होता है उसमें जैसे कि बताया कि ब्रिंग क्लैरिटी क्लैरिटी देता है आपको लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। तो इसी तरह ये आपका नॉलेज भी इंक्रीज करता है। उसके बाद है कंटेक्चुअलाइज योर फाइंडिंग्स। ये आपको मेथड्स बताता है कि किस तरह आप अपनी फाइंडिंग्स कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो आपके पास लिटरेचर को लिखने के लिए क्या क्या होती हैं। आप लिटरेचर का जो आपके पास रिसर्च पेपर या थीसिस या जो भी आर्टिकल हो, आप क्या करें, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेथोडोलॉजी देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। उन तीनों को मिला के और भी आ जाते हैं मेथोडोलॉजी में को अगर आप एक्सपेंड करें तो बॉडी भी आ जाती है। कंक्लूजन के साथ अगर आप डिस्कशन या रिजल्ट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को बेसिकली मिला के आप एक अगर समरी बनाते हैं तो वो आपके पास, उसको आप लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू का नाम दे सकते हैं। इसमें लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले आपके पास इन टेक्स्ट रेफरेंस आता है। कुछ रिसर्चेज में होता है, कुछ जो ऑथर्स होते हैं वो इस तरह लिखते हैं, या जर्नल्स जो फॉर्मेट देते हैं वो इस तरह का होता है कि आप जो भी लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं उसके एंड पे रेफरेंस देते हैं। और ज्यादातर की क्या होता है कि स्टार्ट में होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द सोर्स हैज अ सिंगल ऑथर। अगर एक सिंगल ऑथर का कोई रिसर्च पेपर या थीसिस है जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आपने इस तरह लिखना है कि उसका सेकंड नेम होगा और साथ ही ईयर होगा, और आगे आपने इस तरह लिख देना है कि एक्सप्लोर्स द जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स। इस तरह आपने आगे स्टार्ट कर देना है, जो जो उसने पेपर में किया हुआ वो लिखते जाना है। अगर ये ये कौन सा रेफरेंस है आपके पास? इन टेक्स्ट रेफरेंस। दो तरह के रेफरेंस होते हैं साइटिंग के लिए, एक इन टेक्स्ट रेफरेंस और दूसरा होता है एंड टेक्स्ट रेफरेंस। इन टेक्स्ट रेफरेंस ये होता है जो आप लाइन के अंदर पैराग्राफ के अंदर ऐड कर रहे हैं। एंड टेक्स्ट रेफरेंस क्या होता है? ये आपके डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर रेफरेंसेस जो आते हैं वो आपका कौन सा होता है? एंड टेक्स्ट रेफरेंस होता है। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इन टेक्स्ट रेफरेंस, अगर एक आपके पास पर्सन था जिसका वो पेपर आप रिव्यू कर रहे हैं, तो वो आपके पास इस तरह लिखा जाएगा, हेग 1993, इस तरह। तो अगर आपके पास टू ऑथर्स हैं तो आप इस तरह उनका लिखेंगे। सेकंड नेम होगा ये हेड्रिक एंड फिर उसका दूसरा जो ऑथर है वो क्या होगा? डेफिल्ड। तो आप कोई से भी दो अगर ऑथर हैं उन्होंने पेपर लिखा हुआ है तो आप उनको इस तरह लिखेंगे, और आगे आपके पास ईयर आ जाएगा और कंपेयर द ब्लड आगे जो है ना उसकी इसी तरह लिखते जाएं। उसके बाद है कि अगर आपके पास तीन या तीन से ज्यादा जब ऑथर्स आ जाते हैं पेपर्स में, तो फिर आप उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे कि हर्ष था, ये फर्स्ट पर्सन हर्ष था। तो आगे और भी तीन या तीन से ज्यादा अगर आपके पास आ जाते हैं पर्सन, तो आप उसको इस तरह लिखेंगे, हर्ष एट ऑल। ETAL लिख के डॉट लिख के आगे ईयर, जिस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, ये ईयर्स कौन से हैं जिस ईयर में वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ होगा। तो आपने अगर तीन या तीन से ज्यादा ऑथर हुए उस पेपर में तो उसको इस तरह से साइट करना है।
और आगे फिर उसी तरह आप स्टार्ट कर दें कि क्या क्या लिखना है। ज़्यादातर रिसर्च जर्नल जो हैं वो एट को टैलिक में ही लिखवाते हैं। हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता है और ये हमारे पास लैटिन एब्रीविएशन है और ये ज़्यादातर इटैलिक ही होती है। उसके बाद अगर आपके पास दो ऐसे पेपर हों जिन्होंने सेम ही बात की हो अपनी रिसर्चेज में, तो उसको आप किस तरह से रेफरेंस देंगे कि जैसे कि लिखा हुआ है बोथ हेग 1993 एंड हर्स्ट एट आल 1996। अगर दो रिसर्च पेपर्स में एक ही बात है तो आप उनको इस तरह रेफरेंस दे के आगे उन दोनों की इकट्ठी बात स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले एक ही सेम लाइन लिख दें फिर आप दूसरे के लिए भी वही सेम लाइन लिख दें। तो आप क्या करें, दोनों का नाम लिख के तो आगे उनकी जो स्टेटमेंट हो उसको कंटिन्यू कर लें। ये थे इन टेक्स्ट रेफरेंस लिखने का तरीका। अगर एंड टेक्स्ट आ जाए तो वो आपके पास इस तरह होता है कि ये फर्स्ट ऑथर था, राजिक कॉमा ए लिखना है। ये फर्स्ट नेम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर आता है वो एंड पे आता है। जो आपका सर नेम होता है या सेकंड नेम वो आपका पहले आ जाता है, वो फुल में आता है। और जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो ए आ जाता है, ए डॉट फिर कॉमा। ये फर्स्ट आथर था, कॉमा और ये एंड आ गया और आगे ये सेकंड आथर था। ये सेकंड आथर का सेकंड नेम है या सर नेम है और ये उसका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आ गया। फर्स्ट आथर आ गया और सेकंड आथर आ गया। उसके बाद आपके पास ईयर आता है, आथर्स के बाद ईयर आता है, ईयर के बाद आपके पास टॉपिक आता है। टॉपिक क्या है, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। ये अगर आपके पास एक टॉपिक है, टॉपिक के बाद क्या होता है, जर्नल का नेम होता है। जर्नल का नेम ज्यादातर इटैलिक फॉर्म में ही होता है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि डिफरेंट आपके पास जो होते हैं वो रेफरेंस लिखने के स्टाइल्स हैं, जैसे कि एपीए था, शिकागो था, वैंकूवर था। तो उनमें से एपीए, ये वाला स्टाइल एपीए ही है। या आपके पास क्या था, टॉपिक के बाद जर्नल का नेम है तो जर्नल का नेम इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। जर्नल का नेम क्या है, प्रोसीडिया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो उसके बाद ये क्या लिखा होता है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नंबर और दूसरे ये होता है पेज नंबर। ये पेज नंबर 717 टू 725 क्यों है, ये हमें ये बताता है कि आप अगर ये जर्नल, इस जर्नल के ऊपर जाएं, इसकी वेबसाइट पे जाएं ना, तो उधर आप देखें कि वॉल्यूम नंबर 23 की तरह वॉल्यूम नंबर 23 आपके पास एक पूरी बुकलेट होगी, एक पूरा जो है वो गजट टाइप होगा, उसमें डिफरेंट पेपर्स होंगे। तो ये कौन से नंबर पे आपको नजर आएगा, 717 टू 725 आपको ये वाला पेपर उधर नजर आएगा। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, उस वॉल्यूम में जाके उस जर्नल की वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके आप वॉल्यूम नंबर देखें, वॉल्यूम नंबर देख के इस पेपर इस पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको यही पेपर मिल जाएगा। ये था कि आपने एंड टेक्स्ट रेफरेंस लिखना, अगर आपने खुद भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। उसके बाद इसी पेपर को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसको हम लेके, ये वही पेपर है जिसका मैंने रेफरेंस अभी आपको बताया है, वही पेपर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है, प्रोसीडिया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये जर्नल का नेम है, ये उसकी वेबसाइट भी है, आप इसको ओपन करके तो चेक कर सकते हैं। जर्नल ये अच्छा है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है। ये ELSEBIAR, ये इसमें जो भी जर्नल होते हैं ये इनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा ही होता है, साइंस डायरेक्ट के नाम से होते हैं। तो ये जर्नल की सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी ऊपर जर्नल की इंफॉर्मेशन है। तो ये सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, उधर भी ये जो है अक्टूबर 2014 में ये प्रेजेंट हुआ है। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या था, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन के, अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट का इफेक्ट चेक करना है आपने जॉब सेटिस्फेक्शन पे। तो टू पर्सन थे, जैसे कि वो लिखा हुआ था रेफरेंस में, अब्दुल राजिक इसका नाम था फर्स्ट वाले का और दूसरा राहिला मोलाबश। ये थे हमारे पास दो आथर थे। तो इसके लिखने का तरीका किस तरह लिखा हुआ था, अब्दुल राजिक था तो राजिक आ गया पहले, राजिक के बाद कामा लगा के ये उसका फर्स्ट नेम का उसका फर्स्ट लेटर आ गया, फिर का डॉट लगा के कामा लगा के एंड फिर सेकंड आथर क्या था, रहीला मोलाबश। तो मोलाबश पहले आ गया और कामा और फिर आर, रहीला का आर आ गया। इस तरह फिर ईयर आ गया, ईयर के बाद आपका टॉपिक आएगा, टॉपिक के बाद जर्नल नेम आएगा, जर्नल नेम के बाद इस तरह आ जाएंगे आपके पास। तो
ईयर आपको किधर नजर आएगा, ये 2014 में कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ था, और ये आपको ईयर नजर आ रहा है, ये वॉल्यूम नंबर 23 है, और ईयर आपके पास 2015 है, और आपके पास पेज नंबर 717 टू 725 है। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। दूसरे और इसके अलावा क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट कौन सा था, ये आथर्स की जो है वो होती है, इंफॉर्मेशन होती है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का ही है, कोयटा से। तो इसमें आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नजर आएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपके पूरे पेपर की समरी। जैसे आप एक लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, ये किसी के पेपर की आप समरी लिख रहे हैं, तो आपके लिए वो लिटरेचर रिव्यू होगा। अगर आप अपने ही पेपर की कह लें समरी लिखते हैं, तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होगा। ये इसी के पेपर की समरी है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में ऊपर लिखी होती है। एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स भी होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, इसमें इस पेपर में क्या क्या किया होता है या कौन से फैक्टर यूज किए होते हैं, तो वो इसमें लिख देते हैं। इन्होंने ये दो ही लिखे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन, दो हमारे पास उन्होंने ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन का सेक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के सेक्शन में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है जॉब सेटिस्फेक्शन को, और ये उसका पैराग्राफ दिए हुए हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन किस तरह होती है। ये जनरल आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आपके जितने भी फैक्टर आपके माइंड में आते हैं, आप उनको डिस्कस करते रहें। अभी ये क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन टॉपिक के अंदर हमें दो नज़र आ रहे थे फैक्टर्स। तो सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन को उन्होंने जो है वो कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद वर्किंग एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखते गए। इसके बाद उन्होंने लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है। लिटरेचर रिव्यू आ गया। लिटरेचर रिव्यू के बाद मेथोडोलॉजी आ जाएगी। मेथोडोलॉजी के बाद ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स में टेबल्स गिवन है, और उसके बाद एंड पे डिस्कशन और फिर कंक्लूजन आ जाता है। तो इस पेपर का अगर हम रिव्यू लिखते हैं, तो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखना है ऑथर नेम क्या थे हमारे पास। वो क्या थे, राजिक और मतलब के सर नेम अगर देखें, राजिक और मोलाबश। तो हमने इसका इन टेक्स्ट रेफरेंस कैसे देना है, इसको अगर हम स्टार्ट करें लिखना, हम इस तरह लिखेंगे कि राजिक एंड मोलाबश, ईयर कौन सा था, 2015 था। स्टडीड ऑन इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट लाइन आ गई कि आपने क्या करना है, आथर नेम लिखने हैं, जितने भी हुए। अगर तीन होते तो हम क्या करते, राजिक एट ऑल लिख देते। और आगे ईयर आ गया। ईयर के बाद टॉपिक का नेम आ गया कि किसके ऊपर उन्होंने स्टडी की हुई है। उसके बाद हमने देखना है कि इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्किंग एनवायरनमेंट को डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर से भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, और वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें हम मजीद लाइन ऐड कर लेते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट और briefly discussed in this study। मतलब कि आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख दें कि इसने ये जो है, मैंने देखा कि दो फैक्टर्स को उसने एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्किंग एनवायरनमेंट को उसने इसमें इस स्टडी में डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर से कोई लाइंस देखते हैं इसको रीड करके, तो फिर आपको भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिटरेचर रिव्यू नज़र आएगा। लिटरेचर रिव्यू, ये इसको रहने दें, आप जब ज़्यादा करेंगे तो इसमें से भी आपको रिलेटेड रिसर्च मिल सकते हैं। अगर आपका यही टॉपिक होता है इस तरह का, तो आपको इसके अंदर से भी जो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स में आपके पास रिव्यू नज़र आ रहे होते हैं, तो वो भी उसी से रिलेटेड होते हैं, तो आप उनमें से भी देख सकते हैं। लेकिन सेम लिखना नहीं होता है, क्योंकि प्लेजरिज्म आ जाती है। अब ये है कि प्रीवियस रिसर्चेस से, प्रीवियस लिटरेचर से उन्होंने क्या किया, ये जिनका पेपर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों जो दो मेजर वेरिएबल थे, कौन कौन से वेरिएबल थे, वर्किंग एनवायरनमेंट था और जॉब सेटिस्फेक्शन था। अब जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड कर रही है वर्किंग एनवायरनमेंट पे। तो क्योंकि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर वर्किंग आवर्स ठीक हैं और जॉब सेफ्टी ठीक है, सिक्योरिटी ठीक है, रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स और एस्टीम नीड्स, ये सारा वर्किंग एनवायरनमेंट में आता है। और जॉब सेटिस्फेक्शन में एम्प्लॉय लॉयल्टी, सेंस ऑफ ओनरशिप, लेवल ऑफ कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं।
ये सारे ये फैक्टर्स किधर से मिले, ये प्रीवियस रिसर्चेज उन्होंने देखी, तो उसमें ये फैक्टर्स के क्वेश्चंस डिफरेंट क्या लेके, अगर ये फैक्टर्स हैं जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्किंग एनवायरनमेंट, तो ये उनके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये इधर से उनको ये भी पता चल गया कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब एक दो वेरिएबल अगर हमारे पास हो ना, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो आपको ये भी जब आप डिफरेंट मल्टीवेरिएट टेक्निक्स पढ़ लेंगे, तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि ये इसके ऊपर टेक्निक कौन सी लगनी है। मतलब कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर रिग्रेशन रन होगी, इसके ऊपर रिग्रेशन की तकनीक अप्लाई होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसने नीचे जो है हाइपोथेसिस भी अपना बनाया हुआ है, द बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट विल लीड टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, विल लीड टू डिक्रीज सेटिस्फेक्शन, उसके अपोजिट होता है। तो ये इसने डिफाइन भी किया हुआ है, द रिसर्च स्टडी विल टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कंडीशंस एंड द जॉब सेटिस्फेक्शन, द हाइपोथेसिस बिलो इज डेवलप्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये इस तरह उसने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल साइज क्या था, आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, आपका मेथड कौन सा था, डाटा कलेक्शन मेथड कौन सा था, आपने उसके ऊपर किस तरह उसको यूज़ किया। तो इसमें क्या था कि द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। पर्पस तो इनका यही था कि रिलेशनशिप फाइंड करना था वर्किंग एनवायरनमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान। द डाटा इज गैदर्ड रैंडमली फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ बैंक। अब डाटा किधर से लिया गया है, बैंक के एम्प्लॉयज से, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से और यूनिवर्सिटीज से। कोयटा कोयटा के जो है बैंक से, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर है और यूनिवर्सिटी से डिफरेंट से डाटा लिया गया, और किस तरह लिया गया है, थ्रू सर्वे क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा लिया गया है। अब कह रहा है फ्रॉम ईच सेक्टर 70 respondents were chosen that allow us to get to 10 responses from employers। अब 70 respondents उन्होंने हर एक सेक्टर से लिए डाटा लिया 70 respondents का, और टोटल 210 रिस्पॉन्स उन्होंने एम्प्लॉयर्स से लिए। तो क्वेश्चनियर उन्होंने किधर से क्वेश्चनियर कैसे दिया, कुछ को बाय हैंड और कुछ को ईमेल, जो नज़दीक थे उनको बाय हैंड कर दिया होगा, फिल करवा लिया होगा, और जो कह लें कि दूर होंगे उनसे ईमेल के थ्रू डाटा मंगवा लिया होगा। उसके बाद ये है कि क्वेश्चनियर में है क्या था, कह रहे हैं कि 33 आइटम्स क्वेश्चनियर अडॉप्टेड फ्रॉम 33 आइटम्स से क्वेश्चनियर में, उसमें ये डिफरेंट क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ये उसने नीचे शॉर्ट वे में बता दिया कि किस किस बारे में क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन में किस तरह के थे, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल कौन सा होता है, जैसे आपने अक्सर अक्सर जो है वो परफॉर्मा देखे हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल और फिर एग्री और फिर स्ट्रांगली एग्री। तो इस तरह का वो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल था, ये नीचे उसने इस तरह दिया भी हुआ है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर उन्होंने कौन सा यूज़ किया, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, एसपीएसएस जिसे कहते हैं, उसको यूज़ किया। फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म किया। फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक फैक्टर है, उसको आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एनालिसिस करते हैं, तो कुछ उसमें से वेरिएबल के दरमियान में ज़्यादा रिलेशन आ रहा होता है, कुछ में बिल्कुल थोड़ा आ रहा होता है, तो उनको कुछ को स्किप भी किया जाता है क्वेश्चंस को। मतलब कि वो यही बताता है कि रेलेवेंट हैं, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से रेलेवेंट हैं और कौन कौन से इरेलेवेंट हैं। तो जो इरेलेवेंट होते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस हाइपोथेसिस से वो कह रहा है कि हमें ये पता चल गया कि हम इसमें रिग्रेशन रन करेंगे। पहले भी मैंने बताया कि जब हमें पता चल गया कि टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो सिंपल रिग्रेशन इसके ऊपर रन हो जाएगी। ये रिग्रेशन रन करके उसने क्या किया है, रिजल्ट्स फाइंड किए हुए हैं। ये रिजल्ट्स को हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम रिजल्ट्स वाले पोर्शन पे टॉपिक्स पे पहुंचेंगे। ये रिग्रेशन का मॉडल होता है, ये मॉडल लिखा हुआ है रिग्रेशन का, उसके बाद एंड पे डिस्कशन की हुई है। अब हमने इसको लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन की हुई है स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप
आप कह लें बता लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा लिया उसने, वर्किंग एनवायरनमेंट, और दूसरा कौन सा वेरिएबल लिया है, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो उससे पहले आप हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें वो क्या रहा है, रिग्रेशन रन कर रहा है। रिग्रेशन कौन सी थी, सिंपल रिग्रेशन थी, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, द सिंपल रिग्रेशन was used to estimate model। सिंपल रिग्रेशन उसने यूज की है, तो आप लिख लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, या इसको इस तरह लिखें, टू वेरिएबल्स वर इन्वॉल्व। क्या था उसमें, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। वेरिएबल्स का बता दिया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो आगे। अब बताना है कि उसने डाटा किधर से लिया है। तो वो डाटा के बारे में आप मेथोडोलॉजी पे आ जाते हैं। मेथोडोलॉजी के ऊपर क्या था कि डाटा किधर से कलेक्ट किया गया है, एम्प्लॉयज बैंक से, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर और यूनिवर्सिटी से। किधर से, कोयटा की यूनिवर्सिटी से। तो लिख सकते हैं द डाटा वाज कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। आप इसको अपने वर्डिंग में लिखेंगे ताकि आपके प्लेजरिज्म कम से कम आए। फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स थे, बैंक, बैंक से, टेलीकम्युनिकेशन, एंड थर्ड क्या था, यूनिवर्सिटीज। The data was collected from different sectors, यूनिवर्सिटीज ऑफ, किधर की यूनिवर्सिटीज या किधर की, ये थे हमारे पास कोयटा, कोयटा पाकिस्तान। कोयटा से डाटा लिया था और कि कोयटा की तरह पाकिस्तान में, इस तरह लिखें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है, ये तो होगी पॉपुलेशन का बता दिया कि पॉपुलेशन हमारी क्या थी। पॉपुलेशन कोयटा के यूनिवर्सिटी थी, बैंक था, टेलीकम्युनिकेशन था। अब सैंपल कितना लिया हुआ है उन्होंने, सैंपल कितने का लिया हुआ है, सैंपल था, सैंपल ऑफ 210 एम्प्लॉयज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी। 210 का सैंपल लिया था उन्होंने, डिफरेंट, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट। ये वो कह रहा था 70 respondents were chosen that allow us to get 210 responses from employees working। तो 210 का टोटल सैंपल लिया था, और कैसे लिया था, थ्रू क्वेश्चनेयर। आगे साथ ही लिख देते हैं, थ्रू या यूजिंग क्वेश्चनेयर। ये भी हमने मेंशन कर दिया कि क्वेश्चनेयर को यूज करके डाटा लिया गया। उसके बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5, या उसके साथ ही लिख देते कि 5 पॉइंट लिकर क्वेश्चनेयर यूज़ किया उसमें। तो ये बता दें कि स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज़ किया उसमें। तकनीक का हमने बता दिया हुआ है कि ये रिग्रेशन इसमें रन की हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आप बता दें कि स्टैटिस्टिकल पैकेज या स्टैटिस्टिकल पैकेज SPSS was used for एनालिसिस। एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज़ किया गया। उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाएं और कंक्लूजन की एक दो लाइन ऐड कर दें। ये कह रहे थे, रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी हैव शोन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। पॉजिटिव रिलेशनशिप का बता रहा है, द एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल 3 सेक्टर्स देयर आर बैंकिंग। जो सेक्टर उसने लिए थे, बैंकिंग थी, यूनिवर्सिटी थी, टेलीकम्युनिकेशन थी, have agreed that working environment plays a vital role in attaining job satisfaction। तो कह रहे हैं कि जो 3 उन्होंने सेक्टर लिए थे वो एग्री कर रहे हैं कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन में। तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं एट द एंड दिस स्टडी वाज कंक्लूडेड एज। इस तरह कंक्लूड की गई है कि जो 3 सेक्टर्स थे, concluded that all 3 sectors या employees of all 3 sectors are agreed with this statement that, statement क्या थी, there is a relationship between working environment and job satisfaction। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। आप मज़ीद इसको सारा पेपर रीड करके, मैंने अभी ये दरमियान में से चीज़ें नहीं पढ़ी, बस स्टार्ट स्टार्ट से देख के तो इसको कुछ लाइंस लिख ली। तो इस तरह आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसको अपनी वर्डिंग में लिखते जाएं, तो आपके पास ये एक
लिटरेचर का रिव्यू बन जाएगा। सबसे पहले ऑथर नेम के बाद साथ ही टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक के बाद आप देखें इंट्रोडक्शन में उसने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, 2 फैक्टर्स इसमें डिस्कस किए हुए थे वो लिख लिए। उसके बाद हमें नज़र आया था कि इसमें रिग्रेशन यूज़ की गई है उसका मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए, वो आ गया। उसके बाद 2 वेरिएबल्स थे क्योंकि इस स्टडी में इन्वॉल्व हो रहे थे कौन-कौन से, वही जो बताया उसने कि एक जॉब सैटिस्फैक्शन था और एक वर्किंग एनवायरनमेंट था, वो ले लिए। और फिर उसने ये भी देखा कि एक डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, जॉब सैटिस्फैक्शन डिपेंड कर रही है उस दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो कि था वर्किंग एनवायरनमेंट। तो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसमें रिग्रेशन यूज़ की गई करनी है। और डाटा किधर से लिया है, डाटा 3 सेक्टर से लिया है, बैंक, टेलीकम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटीज ऑफ कोयटा पाकिस्तान से। उसके बाद सैंपल कितने का लिया है, सैंपल देख लिया। सैंपल के बाद ये कैसे क्वेश्चनियर जो था वो यूज़ करके उन्होंने डाटा कलेक्शन किया है। क्वेश्चनियर उसमें ये भी मेंशन था एक जगह कि क्वेश्चनियर बाय हैंड और ईमेल के थ्रू उन्होंने जो है भिजवाए। उसके बाद स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज़ किया गया फॉर एनालिसिस और एट द एंड कंक्लूजन में यही लिखा गया कि जो 3 सेक्टर्स उन्होंने लिए थे, बैंक, टेलीकम्युनिकेशन और यूनिवर्सिटीज़, वो सारा उसके एम्प्लॉयज़ एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ, दैट देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड जॉब सैटिस्फैक्शन। तो ये आपके पास इस तरह आप इसको अगर समरी को थोड़ा-सा और भी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास एक सैंपल के तौर पे लिटरेचर रिव्यू। एक पेपर का रिव्यू है, आपने अपनी स्टडी में 10 से 12 अगर यूज़ करने हैं तो इसी तरह आप लिखते जाएँ। उसके बाद आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के वेरिएबल हों तो किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज़ हो सकती है या क्या-क्या। एक देखिए एक पेपर हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि इसमें अगर 2 वेरिएबल आए हैं उसमें रिग्रेशन रन हो सकती है, तो वो किस तरह रन होगी। अभी तो हमने वो टेबल और रिजल्ट्स को डिस्कस नहीं किया, अगर वो भी करें तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी इन वेरिएबल्स के बारे में। तो लिटरेचर रिव्यू से ही आपको अंदाज़ा होता है कि आपने मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं, आपने डाटा किधर से लेना है, कितना लेना है सैंपल और कैसे उसको यूज़ करके रिजल्ट्स देने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा तब तक। अल्लाह हाफ़िज़।